हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीपीएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आ चुके हैं वापस से आप सबके साथ नवंबर के लास्ट मंथ के जो भी एडिटोरियल एनालिसिस हैं उसको लेकर। तो हम जैसा कि हमने लास्ट 2 मंथ से एक नई सीरीज स्टार्ट की अपने चैनल पे, जहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं थ्रू आउट द वीक के, उसको वीकेंड पे हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने पेपर 2 को भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और साथ साथ हमारा पेपर 1 भी ग्रेजुअली स्ट्रांग होता जा रहा है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि लास्ट 1-2 साल से यूपीएससी के जो पैटर्न में शिफ्ट आपने देखा होगा, किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं करंट अफेयर्स में भी। उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट न्यूज़पेपर अब कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। तो जो लोग भी नए प्रिपरेशन में जुड़ रहे हैं, सीएपीएफ के या फिर सीडीएस के एग्जाम्स की नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि किस तरीके से आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या किन चीज़ों को छोड़ना है। और जो भी पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फोकस किस पे रहता है, पेपर 2 पे। पेपर 2 को हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, यानी जब हम पेपर 2 के लिए आंसर्स लिखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स लिखने होते हैं, कुछ डेटा लिखने होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए होती है कंक्लूजन में लिखने के लिए, बॉडी में लिखने के लिए। जो भी अपने हम पॉइंट्स लिखते हैं उसको बैक करने के लिए एक प्रॉपर डेटा हमें चाहिए होता है गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी एक ऑफिशियल डेटा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है, जो भी बिगनर्स होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम वो डेटा कहाँ से लाएं और किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर्स में। तो यहाँ पे इस सीरीज को अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, जो कि हमारा एग्जाम अगस्त में होगा, अगस्त 2025 में हमारा सीएपीएफ का एग्जाम होना है, तो तब तक यानी अभी से आपके पास दिसंबर से लेकर जुलाई तक ऑलमोस्ट ये 8 से 9 मंथ जो है, अगर इसको आप फोकस करोगे एडिटोरियल्स पे, द हिंदू पे, तो आपका पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ पेपर 1 पे भी आप फोकस कर पाओगे। तो इसके साथ क्या होगा, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और इन दी एंड जब आपको न्यूज़पेपर की आदत लग जाएगी तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का एक मेल जब रहेगा, कॉम्बो रहेगा, तो ग्रेजुअल प्रोसेस में आप अपने आप को क्या कर पाओगे, एक गुड पर्सनैलिटी भी अपने आप को निखार पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैं बेसिक्स आपको बताना चाह रहा था कि ये सीरीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर दे दिया आप सबके सामने। इसके अलावा आप इसको फॉलो करो, हमारे इस लेक्चर को ग्रेजुअली, जो हर वीकेंड पे आता है। और साथ साथ बस एक एक एडिटोरियल आप रोज अगर पढ़ते हो, सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ो। हाँ, जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आई एम नॉट स्टॉपिंग देम, बट जो बिगनर्स है, जिनको लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, बहुत टफ होती है उनकी लैंग्वेजेस, तो आप बस एक पढ़ो, इरिस्पेक्टिव कि वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस रीडिंग की हैबिट डालो अभी आप। और लास्टली क्या करो, वीकेंड पे ये आप देख लिया करो एडिटोरियल डिस्कशन हमारा। इससे आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और 1 से 2 महीने में आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल है अचीव सीएपीएफ, आप हमसे जुड़े रहें। और यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम हम डायरेक्टली अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन है। यहाँ पे सबसे पहला एक आर्टिकल है, यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया वे, ठीक है। वन मोर थिंग, हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारे एडिटोरियल्स को लें, यहाँ पे सिर्फ वो एडिटोरियल्स मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ लेक्चर्स में, जो आपके पेपर 2 के लिए हेल्प करने वाले। तो हमें पता है कि अभी रिसेंटली 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। तो उसी के अभी हमने एनिवर्सरी मनाई है 26 नवंबर को, रिसेंटली 2024 में। तो उसके ही अवसर पे, कह सकते हो ओकेजन पे, ये आर्टिकल आया था, जो हमारे शशि थरूर है, एमपी है तिरुवनंतपुरम के, उनके द्वारा। और आप सबको पता है कि शशि थरूर वन ऑफ द ब्रिलियंट, जो हमारे लिटरेचर में, आई मीन जो लैंग्वेज में है वो है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मेन आर्टिकल पे देखते कि क्या है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये मंथ है हमारा नवंबर का, 75th एनिवर्सरी यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेन इसका इंटेंशन क्या है, कि यहाँ पे स्पेशल जॉइंट सीटिंग बैठाई जाएगी और जॉइंट सीटिंग में हम क्या करेंगे, इस मोमेंट को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीचेस भी होंगे और हर साइड से पॉलिटिकल डिवाइड को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि द स्पीच दैट शुड हॉन्ट अस ऑल इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल ड्राफ्ट्समैन ऑफ द बी आर अम्बेडकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर, ऑन द ईव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस किया जा रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्पीच का, ठीक है, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के टाइम पे क्या किया था, डिलीवर किया था। उन्होंने कहा था कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इट इज श्योर टू बी टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ बैड अलॉट, ठीक है। अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो बुरा बन जाएगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो। ठीक है, हाउएवर ए बैड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कितना भी बैड अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बेसिक आपको समझा रहा हूँ, आपको हमेशा ही अपने आंसर्स में क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो शशि थरूर है या थोड़ा हमारे अपोजिशन के लीडर तो इनमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखेगा, बायसनेस दिखेगी, पर हमको उस पर फोकस नहीं करना, हमको एडिटोरियल के आर्टिकल के कंटेंट पे फोकस करना है मेनली। ठीक है, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट, डिपेंड ऑन हाउ पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज अप्लाइड इट। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क करता है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, उस वहाँ के लोगों पे और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। द ड्राफ्टर्स हैड मेड प्रोविजंस फॉर रिलेटिवली इजी अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन है अमेंडमेंट के लिए, प्रोविजन थोड़ी इजी रखी गई है ताकि हम क्या कर सके, टाइम के साथ इसको अपडेट कर सके। ऐसा ना हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रिडंडेंट हो जाए और टाइम के साथ इसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, चेंज इज द वे ऑफ नेचर, हमने हमेशा सुना है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ही यहाँ पे अमेंडमेंट के प्रोविजन को थोड़ा ईज पे रखा गया। ठीक है, और जो रेस्ट चीज़ें हैं, द रेस्ट डिपेंडेंट ऑन द वे सक्सेसिव जनरेशन ऑफ इट्स कस्टोडियन चोज टू इम्प्लीमेंट इट। तो जो बाकी की चीज़ें थी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर छोड़ दी गई कि आप समय के साथ क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर फर्दर इसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आप अपने नीड के हिसाब से, समय के हिसाब से क्या करें, उसमें चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं कि मेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था, क्या फोकस था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरीके से हम अपनी डेमोक्रेसी को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और एक मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बना सकेंगे, इस पे उनका फोकस रहा। और क्या माइंड में था, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में क्या चीज़ें थी जिसको लेकर उन्होंने इतना वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, फॉर्म किया, और वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कुछ मोटिवेशन तो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिस्ट्री पॉलिटी इन सब चीज़ों में पढ़ा होगा। हम फर्दर देखते हैं आर्टिकल को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक फैक्ट हाईलाइट किया था कि देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन द इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि हमारे इंडियन सोसाइटी में दो चीज़ों का कंप्लीट एब्सेंस है, इक्वालिटी नहीं है एंड फ्रेटर्निटी नहीं है। इक्वालिटी क्या होता है आप सबको पता है, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। 14 to 18 किस चीज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 to 18 जो है हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, कि इक्वालिटी क्या चीज़ है, किस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंप्लीमेंट करने की। जो हमारी सोसाइटी रही है एंशिएंट टाइम से ही, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। धर्मशास्त्राज हो गया, वेदास हो गया, सोसाइटी को अलग अलग सिस्टम्स में, क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से इक्वालिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिमिनिश हो गया था हमारी सोसाइटी से। जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव किया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का डिसाइड किया, तो हमने, हमारा मेन गोल सबसे ज़्यादा क्या था, इक्वालिटी, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोटिस किया, एनालाइज किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी की कमी है, तो इस पे फोकस करना था उनको। एंड सेकेंडली फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी क्या होता है, ब्रदरहुड, भाईचारा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। क्योंकि हमें पता है सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड थी, तो वहाँ पे ब्रदरहुड का जो एक ब्रदरहुड की एक फीलिंग थी वो थोड़ी सी कम थी। आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में सुना होगा कि वो एक फेलियर रहा था इसलिए, और तो वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल रहा था, बट एज अ रिवोल्ट उसको रिवोल्ट क्यों कहते हैं, हम उसको हम पूरी तरीके से एक मूवमेंट क्यों नहीं कहते, क्योंकि नेशन वाइड लेवल पर वो नहीं हुआ था। उस टाइम पर हमारे सोसाइटी में नेशनैलिटी की फीलिंग उस लेवल पे ज़्यादा हायर लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई थी। सो दीज आर द रीजंस कि रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल उतना नहीं रहा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में तब से ही इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की कमी है। ऑन द 26 जनवरी 1950 ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने एक स्पीच दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू इंटर इनटू ए न्यू लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। तभी उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को, जब उन्होंने स्पीच दिया था, उन्होंने कहा था कि हम एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइफ में जा रहे हैं जहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे को अपोज करेंगे। कि पॉलिटिक्स में हमने इक्वालिटी को प्रमोट कर दिया, इक्वालिटी के प्रोविजंस को डाल दिया, पर रियल लाइफ, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी अभी भी प्रिवेल कर रही है, जो कि आज भी है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो रिच क्लास भी हमारे सोसाइटी में है और पुअर क्लास भी है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम सोशल लेवल पे भी देखें तो इक्वालिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए ही रिजर्वेशन की पॉलिसीज लाई गई थी। ठीक है, जो आज तक इम्प्लीमेंटेड है, और आज तक इस पर एक दो राय बनी रहती है कि टू स्कूल ऑफ थॉट्स आज भी यहाँ पे हैं डिबेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लेरिफाई किया था। इन पॉलिटिक्स बताया जा रहा है कि हमने रिकॉग्नाइज किया वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू को। ठीक है, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सॉरी।
UAF, जो जिसको यहाँ पे लाया गया कि हर एक तबके के लोग जो हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, दे विल बी एबल टू वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट विल बी सेम। किसी भी वोट के वैल्यू का जो किसी भी वोट का वैल्यू डिफरेंट नहीं रहेगा, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर वोट करके जाए, प्रेसिडेंट वोट करे, या फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है वो वोट करे, या फिर एक कॉमन मैन वोट करे, सबके वोट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सबको एक वोट ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो उनको बिहाफ पे, उनको थ्रू आउट द कंट्री के बिहाफ पे कहें कि आप 100 के, आपके वोट के वैल्यू 100 रहेगा और एक कॉमन मैन का 1 नहीं, ऐसा नहीं था। तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी प्रमोट किया और हमने वन वोट वन वैल्यू को प्रमोट किया। वहीं पे सोशल इकोनॉमिक लाइफ में देखें तो हमारी सोसाइटी और जो इकोनॉमी है वो इस चीज़ को डिनाई करती है, 1 मैन 1 वैल्यू को, प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में देखें तो हर एक इंसान की एक डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसकी वैल्यू, उसकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है। कोई एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है या फिर कोई एक पॉलिटिशियन है तो उसकी ब्रांड वैल्यू कुछ ज़्यादा है। वहीं कंपेयर टू कॉमन मैन उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम है। तो यहाँ पे सोसाइटल लेवल पे हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पे अंबेडकर जी ने कहा कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइफ में हम इंटर कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन कॉलिंग फॉर अ सोशल एंड नॉट मेरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेस्ड द एब्सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी एज अ सेकंड मेजर इंग्रेडिएंट। यहाँ पे फिर अंबेडकर ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सेकंड जो मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एब्सेंस जो है फ्रेटर्निटी की है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में फ्रेटर्निटी थोड़ी लेस अमाउंट में है। इन द सेंस फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। जैसे हमने स्कूल में अपने टाइम पे प्लेस जब हम लोग किया करते थे तो वहाँ पर पढ़ते थे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं, इंडिया इज आवर कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई एम सॉरी, मैंने प्रियम्बल बोल दिया पहले। तो ये चीज़ें हम पढ़ते थे, तो ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए ही तो था ना वो लाइन। ठीक है, ब्रदरहुड हो गई जिसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी वहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये था जो इंडिया है, एक तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं, प्रिंसिपल जो कि हमें यूनाइट करेगा सोशल लाइफ में, तो इसकी कमी है। अब ये क्यों है, ये उनके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो कास्ट सिस्टम था, जो इंटायर स्ट्रक्चर था कास्ट का, उसने क्या किया, सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे राइटर ने कास्ट सिस्टम को एंटी नेशनल कहा है। ठीक है, जो रिलीजियस डिविजन्स थे, कॉमन सेंस ऑफ ब्रदरहुड था इंडियंस के बीच में, इसको इसने क्या किया, थोड़ा डिक्रीज कर दिया, डी एक्सेलरेट कर दिया अचीव करने में फ्रेटर्निटी वाले गोल को। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब एक दूसरे से अटैच है यहाँ पे कहा जा रहा है, और कोई भी एक चीज़ इंडिपेंडेंटली फ्लरिश नहीं कर सकता है। अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रमोट करना होगा, फ्रेटर्निटी चाहिए तो रिमेनिंग टू, एंड यही चीज़ सेम इम्प्लीमेंट होती है लिबर्टी के साथ भी। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ ग्रो करती है, यही चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, फर्दर अब यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारी सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, हमने तो बात कर लिया कि हमारी सोसाइटी में किस चीज़ की कमी है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी की कमी है, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में किस तरीके से इसमें फ्रेटर्निटी की कमी है। वहीं ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल लाइफ में हमने इन दोनों चीज़ों को गारंटी करने का कोशिश किया है। तो अब बताया जा रहा है कि टुडे 75 ईयर्स लेटर, आज 75 साल बाद भी, इट इज़ वेल वर्थ आस्किंग व्हाट प्रोग्रेस वी हैव मेड टू अचीव द एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स। यहाँ कहा जा रहा है कि 75 साल बाद भी हमारे लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि हमने कौन कौन से एम्स को अचीव किया है, कौन कौन से गोल्स को हमने अचीव किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने सेट किए थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल्दो इक्वालिटी क्या है, एडवांस हो चुकी है, नो डाउट विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमारी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा है कि क्या कह सकते हैं, एक स्टेप था। उसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, ओबीसीज हो गए, इन सबको सेम पेज पे लाने के लिए, सेम फील्ड पे लाने के लिए एक रिजर्वेशन के लिए भी प्रोविज़न लाया गया। तो इससे क्या हो गया, जो इक्वालिटी है वो प्रमोट होने लगी। बट यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक बताया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है इनिशियली टेम्परेरी लाया गया था, बट एट दिस टाइम वो क्या हो गया है, इंट्रेंच हो चुका है हमारे सिस्टम में बुरी तरह से, यानी पॉलिटिकली अनचैलेंजेबल हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन का गोल कुछ और था और उसको आज किसी अदर पर्पज से मैनिपुलेट करके उसको यूज़ किया जा रहा है। फर्दर जो बताया जा रहा है, कास्ट सेंसस जो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, हमारे डिफरेंट स्टेट्स कंडक्ट कराते हैं, उसने भी फर्दर क्या किया, उसके भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं इवॉल्व करने में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को। एज फॉर फ्रेटर्निटी के बारे में देखें
तो मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स इन आवर कॉन्टेंशियस डेमोक्रेसी इन द नेम ऑफ द कास्ट क्रीड रिलीजन language have ensured that the society and psychological sense of oneness that Ambedkar spoke about is still at best a work in progress. बताया जा रहा है कि जो हम फ्रेटर्निटी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी लैग कर रही हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो लोग वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए लोगों को कास्ट के लेवल पे, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज, इन सब लेवल पे फर्दर क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, जिससे फ्रेटर्निटी आज भी प्रोग्रेस में ही है। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी में प्रॉपर फ्रेटर्निटी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल्दो पहले के मुकाबले हमारे कंट्री में सेंस ऑफ नेशनहुड तो बहुत अच्छे तरीके से इंट्रेंच हो चुकी है, इंट्रिकेटली क्या है, एम्बेडेड है हमारी सोसाइटी में, कि किसी को भी ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एज ए कंट्री, एज ए यूनियन जो नेशन है इंडिया, एज एन इंडियन जो आइडेंटिटी है हमारी, वो हर किसी के दिल में है, हर किसी के अंडर है। बट वहीं पे फ्रेटर्निटी की भावना अभी भी प्रोग्रेस में है। तो नेशनैलिटी को यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो में दिखाया गया राइटर के द्वारा। ठीक है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनहुड है डिस्पाइट लोकल एंड सेक्टेरियन आइडेंटिटीज। भले कोई किसी भी स्टेट से आता हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी डायलेक्ट्स को यूज करता हो, बट इन दी एंड दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इंडियन। सॉरी। Yet, by refining caste reservation, India has promoted equality but arguably undermined fraternity. यहाँ बताया जा रहा है कि जो कास्ट रिजर्वेशन है, कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उससे हमने इक्वालिटी तो प्रमोट किया है, बट इसकी वजह से सोसाइटी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है और फ्रेटर्निटी इससे अंडरमाइन हो चुकी है। ठीक है, इट ऑल्सो हैड एन इकोनॉमिक डायमेंशन विद द इम्प्लिसिट आइडिया दैट द एसेट्स ऑफ द बेटर ऑफ द वुड बी यूज्ड टू अपलिफ्ट द अनटचेबल्स एंड अनफॉर्चुनेट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसा भी प्रोविजन हो सकता था जहाँ पे हम क्या, जो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं उनके एसेट्स को लोअर लेवल्स के या फिर अनटचेबल्स को प्रमोट करने के लिए हम यूज कर सकते थे। ये इसके इम्प्लीकेशन होते अगर फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग होती। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया फर्दर। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा एनालिसिस देखा किस तरीके से हमारी कंट्री ने एज अ होल ग्रो किया है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, जो कि आज 75 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के हो गए। उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं लैग कर रही है। एंड एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, फ्रेटर्निटी प्रमोट करने के लिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन ऑब्स्टेकल वर्क कर रही है फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी के आगे, उसके रास्ते में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एनालिसिस किया, और जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में देखा, सोशल डिफरेंसेस के बारे में देखा, नेशनैलिटी के बारे में हमने देखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। इन दी एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस is no doubt a matter of joy, but let us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव किया तो नो डाउट ये एक मैटर ऑफ जॉय था, यानी बहुत खुशी का पल था। हम पूरे इंडियंस के लिए इंडिपेंडेंस क्या मैटर करता है, 15 अगस्त 1947 ये जो डेट है हर किसी के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट है हम सब जानते हैं। बट इसके साथ साथ हमें ये भूलना भी नहीं चाहिए कि इंडिपेंडेंस के साथ हमारे साथ कुछ और भी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवीज़ देखी है तो वहाँ पे दिस लाइन की विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमारे पास ग्रेट पावर जब आई तो इट ऑल्सो ब्रॉट सम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अस। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी कि अब अगर हम अपने सोसाइटी में पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एंड अदर एस्पेक्ट्स में लाइफ के कुछ भी गलती करते हैं तो वी विल बी द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड। अब हम ये नहीं कर सकते कि ब्रिटिश को क्या करें, कुछ भी गलती हो, गलत अगर हमारे लाइफ में या फिर सोसाइटी में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसके लिए ब्रिटिशर्स को क्या करें, ब्लेम करें। बट इट विल बी अस हु विल बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। तो 75 ईयर्स के बाद हमें और भी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। जो विज़न था, गोल था, ड्रीम्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स के, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के या फिर फ्रीडम फाइटर्स के, उसको इम्प्लीमेंट करने पे हमें स्पेशल फोकस देना चाहिए। यही इस आर्टिकल का एक मेन क्रक्स था। तो इसी के साथ ये वाला आर्टिकल खत्म होता है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स रियलिटी। यहाँ पे थोड़ा हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मेनली यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा हाइजीन लेवल थिंग्स पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज। जो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन नेक्स्ट 3 डिकेड में दोगुना होने वाला है, 400 मिलियन से लेकर 800 मिलियन होने वाला है। इससे क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज ट्रांसफॉर्म होंगी अर्बन लैंडस्केप में, और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस भी क्रिएट होंगे हमारे
अर्बन स्पेस में। रिसेंट वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया को 70 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे 2036 तक उसके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये डेटा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कोई आंसर राइटिंग में अपने, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट है वो 1.3 लाख करोड़ एनुअली यूज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कितना बड़ा अमाउंट चाहिए होगा 2036 तक हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया। अब इश्यूज क्या है लोकल लेवल पे, हमें इसको मेनली क्या करना है, ध्यान देना है इश्यूज जो भी करेंटली प्रिवेल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल फाइनेंसेस अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हैव रिमेंड स्टैग्नेंट फॉर डिकेड्स। जो म्यूनिसिपल लेवल पे जो लोकल जो हमारे टाउन्स में सिटीज़ में लोकल गवर्नमेंट होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, हमें आज भी पता है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन लोकल लेवल, तो लोकल लेवल में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स आज भी प्रिवेल करते हैं उनके फाइनेंशियल डिवैल्यूएशन में, ठीक है, आई मीन डिवोल्यूशन में। तो वहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है कि म्यूनिसिपल फाइनेंसेस जो है क्रूशियल कंपोनेंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का। जो अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग होती है वहाँ पे उसमें म्यूनिसिपल फाइनेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पर फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स वो क्या है, स्टैग्नेंट है कई एक डिकेड से। यहाँ पे डेटा ही बताया जा रहा है कि 2002 में म्यूनिसिपल फाइनेंस हैड स्टेड एट जस्ट 1% ऑफ द जीडीपी। म्यूनिसिपल बॉडीज कंट्रीब्यूट 45% ऑफ द अर्बन इन्वेस्टमेंट। अर्बन एरियाज हमारे कंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग एरियाज में से आते हैं जो इकोनॉमिकल हब हैं, और वहाँ पे हम सिर्फ अपने जीडीपी का 1% ही खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 45% हो रही है जीडीपी की। तो एक 1:45 बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंसिंग रेशियो लगता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ठीक है। वाइल द रिमाइंडर इज मैनेज बाई पैरास्टेटल एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक इसको देखना पड़ेगा पैरास्टेटल एजेंसीज क्या होती है, आई स्टिल डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ बताया जा रहा है कि कलेक्शन इनडिफिशियंसी ऑल्सो एग्जिस्ट इन अर्बन लोकल बॉडीज। कलेक्शन की इनएफिशिएंसी भी है कि टैक्स सही से कलेक्ट नहीं हो पाता लोकल बॉडीज के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि 2017-18 के डेटा रिवील करते हैं कि जो यूएलबीज हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज हैं बेंगलुरु और जापान में जयपुर में, बेंगलुरु और जयपुर में उन्होंने सिर्फ 5 से 20% टैक्स ही कलेक्ट किया है अपने रेवेन्यू का। यानी जहाँ पे 100 रुपये कलेक्ट करने चाहिए था हमने वहाँ पे सिर्फ 5 से 20 रुपये के बीच में कलेक्ट किया। तो कहाँ से हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। नेशन वाइड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो हुआ था 25,000 करोड़ का हुआ था, जो कि हमारे जीडीपी का 0.15% ही है, जो कि एक बहुत छोटा अमाउंट है। तो प्रॉपर्टी टैक्स ये सारे किसके अंडर आती है, अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, म्यूनिसपैलिटीज़ हो गई, इन सब के क्या है डोमेन में है। तो ये चीज़ें सही से जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी टैक्स कलेक्शन वाली चीज़ें, तब तक हम क्या जो हमारे सिटीज़ हैं टाउन्स हैं उनका सही से डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इंडियन सिटीज़ ऑल्सो स्ट्रगल विथ लो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप। अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो थोड़ा सा लैंडस्केप में प्रॉब्लम आएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अबाउट 23% ऑफ द टोटल म्यूनिसिपल रेवेन्यू रिमेन्स अनस्पेंड। जो 23% जो रेवेन्यू का है वो अभी तक अनस्पेंट ही रहा था। ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, इंडिकेटिंग अ सरप्लस इन द म्यूनिसिपल सिस्टम। इससे क्या हो रहा है, सरप्लस तो क्रिएट हो रहा है म्यूनिसिपल सिस्टम में। यानी अगर मेरे पास हर साल मुझे 200 रुपये मिल रहे हैं खर्च करने को, हर साल मुझे 100 रुपये मिलते हैं अगर खर्च करने को, हर ईयर के एंड में मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मुझे इसको खत्म करना है, ठीक है, सही जगह पे लगाना। मैं इसमें से सिर्फ 20 रुपये यूज़ कर रहा हूँ और 80 रुपये रख रहा हूँ। यानी क्या हो रहा है, 20 रुपये खर्च हो रहा है डेवलपमेंट में, बाकी 80 रुपये अनस्पेंड रह जा रहे हैं। तो ये बच तो रहे हैं म्यूनिसिपल सिस्टम के पास, ये मेरे पास सरप्लस क्रिएट तो हो रहा है पर ये एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसका यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। जो मेजर सिटीज़ है हैदराबाद एंड चेन्नई, उन्होंने भी अपने टोटल फंड का सिर्फ 50% ही एक्सपेंड किया है। ये एक यहाँ पे अमाउंट बताया जा रहा है कि जो कि हम और भी जो भी अमाउंट 50% बच रहे हैं इनको भी हम क्या कर सकते थे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे, जिसको हमने नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें ड्रॉबैक इसके बारे में बताई जा रही हैं। जो सेंट्रल स्कीम फंड्स उसका यूटिलाइजेशन भी डिजायर्ड लेवल पे नहीं हो रहा है। जैसे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत स्कीम है उसने 80% ही अमाउंट यूटिलाइज किया, और स्मार्ट सिटी मिशन का जो सिर्फ 70%। तो ये दोनों जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रली गवर्नड स्कीम्स है, इसमें जो सेंटर से हमारी फंडिंग आती है तो उसमें भी सिर्फ 80% हम उसका फंड का यूज़ कर पाए और 70% यानी 30% इसका अनयूटिलाइज रह गया और 20% इसका, ठीक है। ये देखने में अमाउंट छोटी लगती है बट अगर आप कंपेयर करो करोड़ों में तो कितने बड़े अमाउंट्स ये दोनों होल्ड करते हैं जिसका यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, लोकल गवर्नमेंट्स जो है, कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को लोकल लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करें, तब जाके हम सिनेरियोज
ज़्यादा बेटर वे में इम्प्रूव कर पाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अनदर क्रूशियल एवेन्यू फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, पीपीपी मॉडल पे जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ये भी थोड़ा सा अनसीन रहा है, इसने भी डिक्लाइन मार्क किया है लास्ट फ्यू डिकेड में। पीपीपी इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ था 2012 में, जो कि रिड्यूस होकर 467 करोड़ ही रह गया 2018 में। ठीक है, यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी इसका यही रीजन रहा होगा कि पीपीपी मॉडल पे प्रॉपर फोकस नहीं किया गया, प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किए गए, साइंटिफिक लेवल पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्टनरशिप का एंगेजमेंट यहाँ पे रिड्यूस होता चला गया। तो अभी तक हमने देखा है क्या क्या अर्बन लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज में प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, पर इसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना होगा हमें इस पे फोकस करना मेन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि इट इज़ इम्परेटिव टू अडॉप्ट अ डुअल प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच। हमें डुअल प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। एक शॉर्ट टर्म गोल्स को भी फोकस करना पड़ेगा कि एट दिस टाइम हम तुरंत में क्या कर सकते हैं जो कि सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो, और लॉन्ग टर्म में भी सस्टेन करने के लिए मीडियम टर्म गोल को भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना पड़ेगा। हमें फेडरल सिस्टम में तो जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का सिस्टम है और उसकी यूटिलाइजेशन का सिस्टम है, किस तरीके से उस पर चेक एंड बैलेंसेज इंश्योर किया जाए, तो ये सारे पूरे स्ट्रक्चर लेवल पे भी हमें चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफॉर्म्स में क्या क्या कर सकते हैं, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को और भी स्ट्रेंथन करना, जिससे ऑटोनॉमी स्टेट की बनी रहे और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट म्यूनसिपल लेवल पे। उसके साथ साथ हम म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर सकते हैं ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा के, जो कि क्रिटिकल होगा उनके लिए फंड्स को एलोकेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज को, और इफेक्टिवली उसके यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें अर्बन डेवलपमेंट में। ठीक है, फाइनेंस कमीशन थोड़ा स्टेट फाइनेंस कमीशन अगर स्ट्रेंथन होगा तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये की जा सकती है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रॉपरली वे में क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा लोकल बॉडीज़ के साथ, यूएलबीज जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, इससे क्या होगा फिर फर्दर हम एम्पावर कर सकते हैं म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को, जो ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इंजॉय करेंगे, तो ये क्या करेगा, उनको इनेबल करेगा मैनेज करने में और उनके रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में एलोकेट करने में इफेक्टिवली। कहाँ पे, अर्बन डेवलपमेंट में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डिस्क्रिशन रहेगी, ज़्यादा ऑटोनॉमी रहेगी, तो वो अपने तरीके से लोकल लेवल पे डेवलपमेंट को प्रोसेस कर पाएंगे और डिफरेंट प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होकर ही नहीं फंस के रह जाएंगे। इससे क्या होगा, हम मच नीडेड जो प्राइवेट कैपिटल है उसको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट जब इससे फर्दर मूव करेगी तो उसको फॉलो करेंगे प्राइवेट एंटिटीज़, तो यहाँ पे हम उसको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और डेट बोरोइंग और म्यूनसिपल बॉन्ड्स को भी हम क्या कर पाएंगे, सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो हमने बात की, तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की किस तरीके से हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएंगे। फिर उसके बाद मीडियम टर्म गोल जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए क्या करना होगा, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा एक पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, रोबस्ट प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ेगा, यानी हमें एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम फाइनेंसिंग के ऊपर थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से स्पेसिफिक एरियाज में हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है हम उस पर फोकस करेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं डेवलपमेंट के उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो फाइनेंस मोबिलाइजेशन है वो सब चीज़ें कैसे करेंगे इस पर देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं प्राइवेट एंटिटीज़ को, इस पर हमारा फोकस रहेगा। फिर सेकंड जो हमारा है उसको हम क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस, वही चीज़ें किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है और प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। थर्ड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। ठीक है, जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी डिजिटली, आजकल के टाइम पे ओला उबर जैसी सिस्टम्स हैं, जेप्टो आपने देखा होगा ग्रॉसरी डिलीवरी के लिए, स्विगी, जोमेटो एंड मेनी मोर, ये सारी चीज़ें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रही हैं, तो वहाँ पे हमें अर्बन सर्विस डिलीवरी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस डिलीवरी में हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आउटडेटेड प्रैक्टिसेस आज भी यूज़ हो रही है, तो मॉडर्नाइज किस तरीके से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कर सकते हैं। फिर डीपीआई को रिवोल्यूशनाइज करना होगा पब्लिक सर्विसेज में, जहाँ पे हम इंडिया को एज ए गुड लीडर प्रेजेंट कर पाएंगे इस डोमेन में। उसके बाद फोर्थ लेवल पे हम जो शॉर्ट टर्म गोल में क्या कर सकते हैं, तो लैंड वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हम अच्छे तरीके से इंप्रूव करें, जैसे रेल प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर रोड्स बनाने हो गए, ये सारी चीज़ों पे हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर फोकस एरियाज टू इन्हेंस द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, अब कोलैबोरेशन की ज़रूरत है हमें, ये भी चीज़ एक ट्रू है। तो इंडिया का जो अर्बन फ्यूचर है
यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू कंक्लूड इंडियाज अर्बन फ्यूचर हिंजेस ऑन द एबिलिटी टू एड्रेस दिस फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हेड ऑन। ठीक है, फाइनेंशियल चैलेंजेस को हेड ऑन हमें एड्रेस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमने बात की थी लॉन्ग टर्म गोल में, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो भी करने की ज़रूरत है हमें। फर्दर स्टेक्स आर हाई, क्योंकि हमारी कंट्री मोस्ट रैपिड फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है और हमने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं, तो स्टेक्स है हाई है। अब यहाँ दोनों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल को जब हम प्रमोट करेंगे, परस्यू करेंगे, तब जाकर हम एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे जो कि हमारे ग्रोइंग सिटीज़ के डिमांड्स को क्या करता हो, मीट करता हो, और उसके साथ साथ वो एक सस्टेनेबल पाथ भी फॉलो करता हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करता हो फर्दर आने वाले कई एक डिकेड्स के लिए, यानी हर एक सोसाइटी के तबके के लोगों का डेवलपमेंट हम इंश्योर कर पाएँ। तो आगे के पास जो हमें फॉलो करना है, पाथ फॉरवर्ड जो हमारा चाहिए, वे फॉरवर्ड, वहाँ पे हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल्स पे, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पे, यानी स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, सबके इक्वल स्टेक्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इन्हांस कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं इनोवेशन एंड गवर्नेंस एफिशिएंसी पे। ये सारी चीज़ें हमें लोकल अर्बन एरियाज़ में प्रमोट करनी होगी, तब जाके अर्बन एरियाज़ के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को हम सही से एड्रेस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कंट्री में एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अर्बन एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट डिमांड्स को भी मीट करे, सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारा खत्म होता है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले उसका हेडिंग देखें तो एससी रूलिंग ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये जो वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, उसके ऊपर देखते हैं क्या हमारे एससी का रूलिंग रहा है और क्या ये आर्टिकल डिस्कस करता है। यहाँ पे क्वेश्चन राइज करते हुए आर्टिकल स्टार्ट होता है हमारा कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रीएम्बल एंड हाउ हैज़ इट इवॉल्व। आप सब ने प्रीएम्बल को पढ़ा होगा और आप सब लोग, आई गेस आप सब लोगों को याद भी होगा प्रीएम्बल। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन द कोर्ट स्टैंड अर्लियर एंड हाउ इट हैज़ चेंज। कोर्ट का स्टैंड किस तरीके से चेंज हुआ इस पर देखेंगे हम। व्हाट वाज द करेंट केस, अभी रिसेंटली कुछ केस हुआ था प्रीएम्बल पे रिलेटेड, उसके बारे में देखेंगे और क्या इसकी लर्निंग से सोसाइटी के ऊपर व्हाट बियरिंग विल इट हैव ऑन सोसाइटी, क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, इस पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया dismissed pleas challenging the inclusion of word socialist and secular in the preamble of our constitution। एक प्ली लॉज किया गया था जो जिसने चैलेंज किया था सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के एडिशन को प्रीएम्बल में, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीजन बेंच है जिसको लेड किसने किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है इस चीज़ को। ठीक है, डिसमिस कर दिया है इसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द ओरिजिनल प्रीएम्बल अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिक्लेयर्ड इंडिया अ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो उस टाइम पे जो प्रीएम्बल था उसने इंडिया को क्या, एक सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बताया था। उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड एडेड नहीं था। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 वर्ड ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने अपने प्रीएम्बल में ऐड किया है विद 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, उससे पहले ये तीनों वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में नहीं थे। तो अर्लियर प्रीएम्बल क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्शियसली अवॉइडेड द टर्म socialist as they felt that declaring the economic ideal of a country in its constitutional preamble was not appropriate। तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स थे उन्होंने जानबूझकर लाइक डिलिबरेटली उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड को इग्नोर किया था, अवॉइड किया था प्रीएम्बल में डालना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो एक नई अभी कंट्री इंडिपेंडेंट होकर एक नई कंट्री बनी है, वहाँ पे उस कंट्री के इकोनॉमिक आइडल को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना एक अप्रोप्रिएट आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने आने वाली जनरेशन्स के ऊपर छोड़ा था कि लोग डिसाइड करेंगे, पीपल शुड डिसाइड कि उनको क्या सूट करता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एज। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे डिमांड्स, हमारे चैलेंजेस, हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो हम सोशलिस्ट रहेंगे या फिर कैपिटलिस्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे टाइम टू टाइम चेंज होती है डिमांड्स। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया था इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, लाइक वाइज इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो अब बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल लेके कि जैसे सेकुलरिज्म वर्ड को ही ले ले तो सेकुलरिज्म वर्ड अपने आप में ही एक सिंगल डेफिनेशन नहीं होल्ड करता है, उसके डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट एरियाज में वो वैरी करता है। जैसे इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में देखें तो स्टेट
और रिलीजन जो है स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है और गवर्नमेंट जो है उसके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती। यूरोपियन सेकुलरिज्म को देखा जाए तो वहाँ जो चर्चेज हैं वो अपने डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो अपने में परफॉर्म होती है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता। पर वहीं इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है स्टेट इंजॉय करता है पावर को रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सेकुलर एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कौन गवर्न करता है? स्टेट उसको गवर्न करता है। यानी स्टेट के पास ये पावर है और उसके साथ साथ जो स्टेट है वो प्रोवाइड भी कर रहा था सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे हियरिंग्स आते हैं, ट्रिपल तलाक को हटाया गया, एलिमनी रिलेटेड जो शाह बानो केसेस थे और कई एक केसेस आते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो जैसे मैरिज लॉज है, डिवोर्स लॉज है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे स्टेट इसको गवर्न करता है और स्टेट इंटरफेयर करता है। तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो हमारे स्टेट के नज़र में क्या है? इक्वल है, सबको इक्वल नज़र से देखा जाए। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा स्टेट, सारे रिलीजन्स को प्रमोट कर सकता है स्टेट। वो वहीं पे यूरोपियन जो मीनिंग है हमारे सेकुलरिज्म का वो कम्प्लीटली अपोजिट है हमारे अकॉर्डिंग। वेरियस प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इम्बॉडीड सेकुलर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं जिन्होंने क्या किया है, सेकुलर टर्म को क्या किया, डिनोट किया, फिर उसको डिफाइन किया या फिर उसको परस्यू किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अमेंडमेंट के टाइम पे सेकुलर वर्ड इसलिए नहीं इनकॉर्पोरेट किया था क्योंकि हमारे सोसाइटी जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेकुलर जो प्रोविजंस है उसको होल्ड करता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बेरूबारी केस हुआ था 1960 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ना ही सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंसिव पावर है। वहीं पे केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था अपने अर्लियर ओपिनियन को और कहा था कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका यूज कर सकते हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि प्रीएम्बल जो है प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है और किसी अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है उसकी तरीके से, यानी प्रीएम्बल अमेंडेबल भी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था। वहीं पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में इंसर्ट किया गया था, उसके थ्रू क्या किया गया, हमने 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये चीज़ बताया जा रहा है। और अभी करंट केस क्या हमने देख लिया पहले कि क्या हुआ है रिसेंट वाई न्यूज़। अब हमने पहले थोड़ा हिस्ट्री देखा, अब हम देखते हैं कि ये केस था क्या। तो करंट केस ये था कि एक फॉर्मर राज्यसभा के एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आप सब जानते होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है ये न्यूज़ चैनल पे। तो इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय एंड अदर्स, इन्होंने क्या किया, अपोज किया सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड के इंसर्शन को प्रीएम्बल में। और उन्होंने क्या अपने लिए अपने साइड से जो उन्होंने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए, उनका कहना था कि ये जो है इंक्लूड इमरजेंसी के टाइम पे इंक्लूड किए गए थे और ये जो प्रोविजंस हैं पीपल को फोर्स करते हैं किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। जैसे सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए ये चीज़ें फोर्स कर रही है, फिर सेकुलर आइडियोलॉजी को, ये कहना है इन तीनों का। या फिर जिन्होंने इसको अपोज किया है उन्होंने कहा कि दे फील्ड दैट द सिंस द डेट ऑफ अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, नो एडिशनल वर्ड कैन बी इंसर्टेड लेटर बाय पार्लियामेंट। यहाँ पे इनका कहना था कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं ऐड किया जाना चाहिए, जो ओरिजिनल वर्ड्स थे प्रीएम्बल में वही चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। मिस्टर स्वामी का कहना है कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट जो हुए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे ही इन दोनों वर्ड्स को रिटेन कर लिया गया था, जबकि वो इस चीज़ के व्यू में भी नहीं थे। यानी उनका कहना है कि ये दोनों सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है उसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उनके प्ली को एंड उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाई करता है। तो उन्होंने कहा इट ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है एंड सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, और ये पावर पार्लियामेंट के अंडर है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं। ये अमेंडमेंट पावर एक्सटेंड करती है, डेट ऑफ अडॉप्शन को भी किया जा सकता है और ये किसी को भी पावर में रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। कोर्ट ने फर्दर कहा कि सोशलिज्म जो है, जो इंडियन कंटेक्स्ट में सोशलिज्म है, उसका मतलब एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर को प्रिवेंट करना है इकोनॉमी में इन्वॉल्व होने से। जनरली सोशलिज्म में क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस लेस होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे सोशलिज्म का मतलब है कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे, ना कि प्राइवेट सेक्टर को प्रिवेंट करेंगे।
उसी के साथ ओवर टाइम जो है इंडिया ने एक अपने सेकुलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया और डेवलप किया है। यहाँ पे स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो सपोर्ट करता है ना फिर पिनलाइज करता है, यानी अपने इन द सेंस कहा जाए तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो राइट टू इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, यानी सारे रिलीजन से स्टेट के नज़र में इक्वल ही है, किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड कराई जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट की हेल्प से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जो इनिशियल ईयर्स जो थे हमारे इंडिपेंडेंस के, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉस्टर किया गया था, प्रमोट किया गया था विद द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, जो 1960s एंड 70s का पीरियड था वहाँ पे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इंश्योरेंस और हाई टैक्स रेट पॉलिसी लाई गई। फिर 1991 में हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंस राज को हमने खत्म किया था और LPG रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई और उसने थोड़ा सा शिफ्ट लिया फ्रॉम सोशलिस्ट पैटर्न टू मार्केट ओरिएंटेड मॉडल, यानी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक इंटरप्राइजेस दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। यहाँ पे PSUs भी हैं और प्रॉपर वे में पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ये हो गई। उसके साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, और इन दोनों की हेल्प से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, यानी हमने सोशलिस्ट मॉडल के साथ साथ मार्केट ओरिएंटेड मॉडल को भी प्रमोट किया है। हाउएवर देयर इज आल्सो इनइक्वालिटी दैट नीड्स टू बी एड्रेस। उसके साथ साथ हमारे कंट्री में भी इनइक्वालिटी भी जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। एज द कोर्ट ऑब्जर्व्ड आवर सोशलिज्म कंटिन्यूज टू एड्रेस। तो हमारे कंट्री में सोशलिज्म से रिलेटेड आज भी प्रोविजंस प्रिवेल करते हैं, जहाँ पे मनरेगा सिस्टम आप देख सकते हैं, जहाँ पे गारंटीड वर्क प्रोवाइड की जाती है 100 डेज की। ये क्या सोशलिज्म ही है, जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क प्रोवाइड करा रही है। साथ साथ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना स्टेट की हेल्प से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वुमेन के लिए हो गए, फार्मर्स के लिए हो गए, या फिर अदर सेक्टर और जो पॉपुलेशन है उनके लिए हो गए। तो ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट एस्पेक्ट ही तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सोशलिज्म के आइडियोलॉजीज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो सोशलिस्ट वर्ड अगर हमने डाला है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में सोशलिस्ट प्रोविजंस नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई किया गया। फर्दर कहा जा रहा है कि इट इज इंपरेटिव दैट सच सोशलिज्म कंटिन्यूज टू गाइड द एक्शन ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नीडी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सोशलिज्म के प्रोविजन से अगर जो नीडी जो है हमारी सोसाइटी में नीडी पीपल्स है उनके वेलफेयर के लिए स्टेट वर्क कर रहा है, देन इट्स गुड। और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी तो फ्लरिश हो रही है, ऐसा तो नहीं कि उनको प्रिवेंट किया जा रहा है, फिर उन पर कुछ इसके डाउन फॉल देखे जा रहे हैं। यानी सोशलिज्म का जो प्रोविजन है वो किसी भी तरीके से जो हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसको हैम्पर नहीं कर रहा है। सो इट्स नॉट इम्पेरेटिव टू रिजेक्ट और डिलीट द वर्ड सोशलिज्म फ्रॉम द प्रीएम्बल। ठीक है, हमारे कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है, उसी तरीके से हमने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भी प्रमोट किया है। यह इस आर्टिकल में बताया गया था। तो यहाँ पे हमने प्रीएम्बल के थ्रू क्रक्स को देखा और किस तरीके से प्रीएम्बल ने इन सारे चीज़ों को प्रमोट किया, हमने इस पे भी ध्यान दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर वो डिस्कस करता है इकोनॉमिक डिवाइड के बारे में। जो इकोनॉमिक डिवाइड है हमारे कंट्री में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट्स कितने लेवल पे उनका पर कैपिटा इनकम जो अपना किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उस स्टेट में, या फिर किसी स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है अपने कंट्री के GDP के डेवलपमेंट में। इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा इस आर्टिकल में। तो ठीक है, जो इकोनॉमिक डिवाइड ग्रो हो रहा है, यानी इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये सारे एरियाज में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स है जो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ मीडियम स्टेज पे हैं, और कुछ क्या है लेस डेवलप्ड स्टेट्स है। तो उनका किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या ड्रॉबैक्स है उन स्टेट्स के, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल स्टार्ट होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है रिलेटिव इकोनॉमिक प्रेफरेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पे कंपैरिजन किया गया 1960-61 से लेकर 2023 टू 24 तक। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इस जो हमारी ये रिपोर्ट है ये क्या प्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली प्रेजेंट ये चीज़ किया गया है कि जो भी शेयर है ईच स्टेट का जो शेयर है कंट्री के इनकम में, ठीक है, कंट्री का जो भी इनकम हो रहा है उसके इनकम में ओवरऑल जब हम कंट्री का इनकम ऐड करते हैं तो उसमें कौन से स्टेट का कितना शेयर है इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। और पर कैपिटा इनकम क्या है ऑल इंडिया का जो एवरेज है और किस स्टेट का कितना एवरेज, हम यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा का इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा स्टेट किस लेवल पे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, उससे हमें उस स्टेट की इंपॉर्टेंस पता चलती है इकोनॉमिक लेवल पे, और वहाँ के स्टेट के लोगों का किस लेवल पे वेलफेयर हो रहा है, किस तरीके से वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके रियल लाइफ में, उनके एवरीडे लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर क्या उनके लाइफ में जो रेगुलर डेवलपमेंट है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, हम इन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है,
पर यहाँ एक चीज़ की बताई जा रही है प्रॉब्लम की जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या करता है, इनइक्वालिटी को हाइड कर देता है, यानी हमें यहाँ पे प्रॉपर वे में इनइक्वालिटी के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि महाराष्ट्र को हम एज ओवरऑल देखते हैं कि महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है किस चीज़ में, नेशनल इकोनॉमी में। ठीक है, ऑब्वियस बात है, हम महाराष्ट्र को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र को हम इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हमें ये चीज़ें समझ में आया कि महाराष्ट्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र कंट्री लेवल पे अगर देखा जाए, स्टेट लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे हमारा फिल्म सिटी है बॉलीवुड का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट है वहाँ पे बहुत सारे, और वो कोस्टल एरियाज है जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज से रिलेटेड क्या करते हैं, ट्रेड को डील करते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो महाराष्ट्र है सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे नेशनल इकोनॉमी में, जिसका पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 150% ज़्यादा, यानी पर कैपिटा इनकम जो है 150% ज़्यादा है। ठीक है, टोटल हमारे कंट्री का जो अपने नेशनल इनकम का एवरेज है उससे 150% ज़्यादा, यानी इट मैटर्स, ये एक बहुत बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में। पर यहाँ पे एक ये चीज़ बताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है वो रिच है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मुंबई विच इज सॉरी, महाराष्ट्र में मुंबई है जो कि रिच है। ठीक है, क्योंकि वो अपना कैपिटल मैंने बताया, फाइनेंशियल कैपिटल। बट ऑन द अदर हैंड जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है वहाँ पे क्या फार्मर सुसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू पॉवर्टी। यानी आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे तो किस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल इनकम में किस तरीके से महाराष्ट्र का हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट वहीं पे मुंबई की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन तो ज्यादा है, पर ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र का सेकंड जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी कह सकते हैं, वहाँ पे फार्मर सुसाइड हो रहे क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी, यानी महाराष्ट्र ओवरऑल यूनिफॉर्मली क्या है, रिच नहीं है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र लार्जेस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट टैक्स में, यानी महाराष्ट्र में हमें ही पता है कि मुंबई में क्या है, बहुत सारे जो अपने सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो लोग रहते हैं। तो ऑब्वियस चीज़ है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें होनी ऑब्वियस बात है, क्योंकि वहाँ से लोग टैक्स पे ज़्यादा करेंगे क्योंकि दे आर मच रिच। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा कि इस चीज़ में। बट सिटी का वहाँ का सिटी का जो म्यूनिसपैलिटी है बीएमसी, वो अपने कंट्री का रिसेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, और उसके अदर हैंड पे एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम्स है जहाँ पे अनसिविलाइज्ड लिविंग कंडीशन है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, धारावी, वो कहाँ है, मुंबई में। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला यहाँ कंपैरिजन देख रहे हैं कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो इनइक्वालिटी वहाँ पे हाइड हो जाती है। हम ओवरऑल स्टेट के बारे में तो देख रहे हैं कि वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, पर ऑन द अदर हैंड हम उसके शॉर्टफॉल्स को नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो स्टेट सेम स्टेट में ही जहाँ पे जो सबसे ज्यादा रीच है वहीं पे उसी स्टेट के अंदर क्या है, फार्मर सुसाइड बहुत ज्यादा होते हैं कंट्री में। और वहीं पे जिसमें सबसे ज्यादा लोग, जिस स्टेट के सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। यानी हम यहाँ पे ओवरऑल एवरेज देख रहे हैं, जो एक चीजों को तो हम गौर करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी चीजें यहाँ पे इग्नोर रह जाती हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो रीजनल डिफरेंसेस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि रीजनल डिफरेंसेस क्या क्या अराइज होते हैं। यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि किस स्टेट में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और कौन सा ऐसा स्टेट है या रीजन है जो लेस डेवलप्ड है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कंसिस्टेंट बेटर परफॉर्मेंस कौन से रीजन के स्टेट्स कर रहे हैं, साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स। तो हमें ये चीज पहले से पता होती है कि साउथ इंडिया जो है हमारे कंट्री का जो साउदर्न पार्ट है वो मेजरली डेवलप्ड है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, और उसका ईस्टर्न स्टेट्स जो है मेनली हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में पता है कि वहाँ का टेरेन कितना रफ है, वहाँ पे लाइफ कितनी टफ है। इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स एंड अपना साउदर्न स्टेट्स, ये देख लिया हमने। और नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में भी देखे तो वहाँ पे भी वो लोग पुअरली परफॉर्म कर, जो यूपी बिहार वाला हमारा बेल्ट है, यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ एमपी, ये सारे रीजन जो है वो भी क्या है, लेस डेवलप्ड है। और जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये सारी जगह जो हिली एरियाज है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगह क्या है, लेस डेवलप्ड है कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे टेरेन बहुत टफ है, लाइफ भी बहुत ज्यादा थोड़ा वहाँ पे टफ है। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि हरियाणा और दिल्ली जो है इस कैटेगरी में लाई नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस बात है हरियाणा में हमारा गुरुग्राम लाई करता है जो एक साइबर हब है, और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है। तो इस वजह से ये दोनों एरियाज क्या है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हरियाणा में प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है, पर इन दोनों को जब हम यहाँ पे जैसे ऊपर हमने देखा था कि जब ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो चीजें इग्नोर्ड हो जाती है। वही चीजें यहाँ पे भी है कि हरियाणा और दिल्ली ओवरऑल एरिया में क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है दूसरे अपने एडजेसेंट स्टेट्स के कंपेरिजन में। ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि वेस्टर्न साइड के बारे में पढ़ा हमने, साउदर्न साइड के बारे में पढ़ा हमने, नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ा, यानी कंट्री के ओवरऑल सभी स्टेट्स के एरियाज को क्या कर रहे हैं हम फोकस में ले रहे हैं और यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो लीडिंग गैप है वो क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के डेवलपमेंट के लेवल पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक प्रॉपर गैप क्रिएट होता जा रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमने देखा। जो रिचर स्टेट्स है जैसे वेट अ मिनट, तो जो रिचर स्टेट्स है जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पर क्या हो रहा है, जब स्टेट से शेयर आता है तो वहाँ वो ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ लोगों की। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन किसी स्टेट्स में ज़्यादा, किसी एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे एजुकेशन क्या है लेस है। तो यहाँ पे हमेशा साउदर्न स्टेट जो या फिर मोर डेवलप्ड स्टेट्स है उनका कहना होता है कि हमने क्या किया, डेवलप किया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। और इस वजह से क्या है कि जो स्टेट से सेंटर से जो शेयर आता है वो लेस आता है, इकोनॉमिक शेयर, फाइनेंशियल जो शेयर आता है इन स्टेट्स को ये कम आता है। यहाँ पे हमेशा इनका कंसर्न रहता है कि ठीक है हमने इस चीज में कंट्रीब्यूट किया, ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है अपने नेशनल लेवल पे अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, बट हमें अपने स्टेट सेंटर की तरफ से शेयर थोड़ा कम मिलता है। तो इनका एक कंसर्न रहता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फेडरलिज्म पे एक असर पड़ रहा है और फेडरलिज्म वीक हो रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस क्या हो रहे हैं, एक प्रॉपर टर्मोइल की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये चीज हमने यहाँ पे देखी। फिर स्टेट बताता है कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में आई थी। ठीक है, ये कंट्री में रिफॉर्म्स आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उसके बाद से क्या हुआ, साउदर्न स्टेट्स क्या हो गए, अच्छे परफॉर्म करने लगे, वहां पे अच्छी डेवलपमेंट होने लगी। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब किया और वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज में स्टेट्स है जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक है, और अदर कोस्टल स्टेट्स तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र और अपना गुजरात, ये सारे रीजन जो भी है कोस्टल स्टेट्स जो है हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, तो वो क्या, वो भी अच्छा कंपेयर टू अदर स्टेट्स वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों, तो आज सबसे बड़ा रीजन वहाँ पे ट्रेड अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स वाली एक्टिविटीज क्या अच्छे लेवल पे वहाँ पे परफॉर्म हो रही है, इसकी वजह से वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा आउटपुट क्या है, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे एक नियर मार्केट अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, और क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए नियर वेज में क्या है, वाटर वेज है यहाँ पे, जो चीपर एक सोर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इस वजह से क्या है, हमारे जो कोस्टल स्टेट्स है वो भी अच्छे तरीके से क्या हो रहे हैं, डेवलप यहाँ पे हो रहे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट जो लैंडलॉक्ड है, वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आता कहाँ से, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो एक पब्लिक सेक्टर से आता है, पब्लिक के द्वारा आता है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से आता है। इन दोनों सेक्टर यानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ किसी चीज में, और या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी है जो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेस होता है, पहले का मतलब किस चीज पे बेसिस रहता है, तो जो पब्लिक सेक्टर से जो हमारा इन्वेस्टमेंट आता है वो पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर बेस्ड होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले एक पॉलिसी बनाएगी, उसके ऊपर डिसीजन होगा, कॉन्सेंसस स्टैब्लिश होगा, उसके बाद वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी बैकवर्ड एरिया में भी इन्वेस्ट करेगी ताकि उस एरिया को डेवलप किया जाए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्रधानमंत्री वन धन योजना एक स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, जहाँ पे वो ट्राइबल एरियाज में क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे वहां पे। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रही है, इंप्रूव करने पर ध्यान दे रही है। जो ओवरऑल सारे एरियाज है वहां पे भी, जो लेस डेवलप्ड एरियाज है वहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, और जो मोर डेवलप्ड एरियाज है वहां पे तो रहेगा ही। ठीक है, यानी गवर्नमेंट प्रॉफिट से ज्यादा वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती है। जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन फोकस किस ओर रहता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ठीक, और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका ये फोकस किस तरफ रहता है, प्रॉफिट की ओर। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में भी क्या करती है, इन्वेस्ट करेगी ताकि डेवलप हो सके वहां पे, या यहाँ पे उसका मेन फोकस प्रॉफिट नहीं रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ऐसा नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को कंसेशन देती है, कुछ सब्सिडीज, रिलैक्सेशन देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को, अपने जो भी उनके फॉर्म्स हैं उनको क्या करती है, स्टैब्लिश करती है ऐसे एरियाज में जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, लेस इनपुट में उनको क्या हो सके, ज्यादा आउटपुट अचीव कर पाए, वो लेस इनपुट में मोर आउटपुट वो क्या कर पाए, अचीव कर पाए। मेन उनका फोकस यही होता है प्राइवेट सेक्टर का। हमने ये चीज देख लिया कि किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएंगे, डेवलप एरियाज में जाएंगे जहाँ पे लार्ज मार्केट है, जिससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट्स की, और उनका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा अच्छे लेवल पे होगा।
ठीक है। इसी वजह से अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब क्या है? तो कॉन्ग्लोमरेट एक टर्म है, जैसे एक पर्टिकुलर क्या है, एरिया है। सपोज ये एक हमारा एरिया है मुंबई। अब इसके चारों ओर क्या है, सिर्फ मुंबई इतना एरिया, तो यहाँ पे ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होती, यहाँ इसके जो एडजेसेंट एरियाज जैसे नवी मुंबई हमारा हो गया, नासिक हो गया, और इस सारे एरियाज में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगते हैं। यानी कॉन्ग्लोमरेट्स यहाँ, यानी कि जो नियरेस्ट एरियाज है, टाउन्स है जो हमारे मेन टाउन के, उन सब में भी डेवलपमेंट होता है, यानी वहाँ पे भी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। तो जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स कौन कौन है, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइबर हब्स है। ठीक है, जहाँ पे देश दुनिया के लोग आगे क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज स्टैब्लिश हो रही है, यहाँ पे एक प्रॉपर वर्क कल्चर स्टैब्लिश हो रहा है, इनको चीप लेबर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है, सभी चीज़ों की फैसिलिटी है। यहाँ पे एक महानगर की तरह, एक प्रॉपर सिटी की तरह ये एरिया डेवलप्ड है, यहाँ पे ओवरऑल सारी फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे दिल्ली के पास क्या हरियाणा में गुड़गांव डेवलप हुआ, गुरुग्राम डेवलप हुआ, और ऑन द अदर साइड नोएडा और गुड़गांव किस चीज़ का एग्जांपल है, अर्बन एग्लोमरेट्स का, कॉन्ग्लोमरेट्स का ये एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्या होता है, इन आसपास के एरियाज को बेनिफिट होती है। अब कोलकाता को नहीं प्रीफर किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के लिए। तो ये कोस्टल एरिया जो उसको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चीपर एक्सेस है एक्सटर्नल मार्केट्स का, एक्सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वाटरवेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजिली अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चीप इंपोर्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट करा के वो अपने कोस्टल एरियाज में कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कराया और डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया। यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है, चीप लेबर एंड चीप इनपुट भी अवेलेबल उनके लिए हो जाता है। जो रिच स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज बना पाते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ये वाइस वर्सा सिचुएशन किसके साथ क्रिएट हो जाती है, लेस डेवलप्ड स्टेट के साथ, जिसके साथ हमारा क्या होता है, के शेप्ड रिकवरी या फिर के शेप्ड डेवलपमेंट होता है। जो रिचर स्टेट्स है वो रिचर होती जाती है, और जो नॉर्मल स्टेट्स है जो अच्छे से नहीं डेवलप हो पाई, वो क्या है, वो ऑलरेडी पूरी तरह से नीचे गिरते जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बेटर गवर्नेंस से भी अच्छे तरीके से क्या होता है, कंपनीज या फिर जो डेवलपमेंट है एसोसिएटेड है, यानी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो लोग माइग्रेट करेंगे उस जगह पे। जहाँ वहाँ पे प्रोडक्टिव लेबर अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे लोग माइग्रेट करेंगे। तो ये सारे कुछ एक एसोसिएटेड रीजन्स है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छी तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है 75% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। जो नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जो हमने बताया, एलपीजी रिफॉर्म आया था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है शिफ्ट हो गया मार्केट की ओर, मोर इन्वेस्टमेंट होने लगे कि कहाँ, रिचर स्टेट्स में, जहाँ पे प्रॉफिट हाइयर थे, और इसकी वजह से जो है लेस डेवलप्ड स्टेट्स जो है उनको इग्नोर किया जाने लगा, या फिर इग्नोर्ड वे में प्राइवेट कंपनीज जो एंटिटीज जो है उसको थोड़ा उस चीज़ों को इग्नोर्ड वे में क्या करने लगे, वो लोग फोकस करने लगे इन चीज़ों पे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ठीक है, ये चीज़ों को हमने देखा। फिर पुअर स्टेट जो उनका लार्जर शेयर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है, हमने ये चीज देखा। इसकी वजह से क्या, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो है, और लो इनकम्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, जो पॉलिसी थी इसने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, फॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, जिसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से एड मिला, पॉलिसी एड मिला। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए गए, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, हाईवेज बनाए गए, जिसके थ्रू क्या हुआ, अदर भी हिंटरलैंड्स में भी पेनिट्रेट हो पाई ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत स्पीडली क्या हुआ, ग्रो हुआ एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इग्नोर्ड रह गया, और ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिली। और यहाँ क्या हो गया, ये स्टेट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस किया, जिन स्टेट्स ने वो क्या हो गया, रिचर स्टेट्स बनते चले गए। ठीक है, यानी एनईपी ने एक मेजर रोल प्ले किया है डिवाइड बनाने के लिए, डिवाइड क्रिएट करने में, डिवाइड ग्रो करने में। यहाँ पे ये बताया जा रहा है सिंस लिबरलाइजेशन। ये कौन पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है, जो पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया, इसमें ये चीज पॉइंट आउट किया गया कि एनईपी भी एक बड़ा रीजन रहा है जिसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस नहीं किया और ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्यादा फोकस रहा, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स को क्या करना पड़ा, इसका बर्न बियर करना पड़ा। ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो है नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, क्योंकि वहाँ उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पाएगी। जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है जहाँ पे लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज क्या है इंसर्जेंसी से भरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत कम जो है
क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब करना क्या चाहिए, तो जो सेंटर है और स्टेट है दोनों को एक्ट करना पड़ेगा अपने अपने एरियाज में। ठीक है, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि करप्शन कम हो जाए अपने उनके जुरिस्डिक्शन में और कंपनी जो क्या है इजिली अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें अच्छा करना पड़ेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा सोशल सेक्टर्स में ताकि क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा पूरे स्टेट्स में। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा, तो वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपना फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनलाइज्ड एरियाज में जो लोग हैं उनके इनकम को बूस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज कर सकते हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो यही सारी पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है हमें, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा इकोनॉमिक डिवाइड है इस चीज़ को हम क्या कर सके, कम कर सके एट द लार्जर लेवल। हमें इस चीज़ पे फोकस देना होगा कि जो हम इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो रहा है हमारे कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के बीच, हमें किस तरीके से इस चीज़ को रिड्यूस करना है। तो जिस स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया गया उस पर अच्छे से फोकस देके हमें उस चीज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमने देख लिया किस तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक रिपोर्ट था जहाँ पे इसने बताया किस तरीके से ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इंक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में और क्या हमें करना चाहिए, इसके क्या रीजन है, क्यों ये इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। इस चीज़ सब इन सारी चीज़ों पर हमने ध्यान दिया और इसी के साथ ये आर्टिकल हमारा खत्म होता है। एक आर्टिकल है स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। ये आर्टिकल अभी रिसेंटली हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से डिग्रेड होता जा रहा है हमारी कंट्री में, जो मेजर सिटी जैसे दिल्ली में, तो वहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिए गए। तो वहाँ पे हम मेनली ऑनलाइन स्कूलिंग और जो हमारा मेन पैटर्न ऑफ स्कूल है, कन्वेंशनल स्कूल पैटर्न, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि स्कूल जो है दिल्ली स्टेट में उनको मिड नवंबर 2024 से क्या किया गया, अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या किया गया, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए ऑनलाइन मोड पे स्विच कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि वाइल अदर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज एज अ पार्ट ऑफ जीआरएपी माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, द डिसीजन टू स्विच स्कूल्स टू ऑनलाइन मोड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड फॉर इट्स साइंटिफिक रैशनल प्रैक्टिकेबिलिटी एंड बेनिफिट्स एंड रिस्क। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो अदर रिस्पॉन्सेज आप गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं अंडर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पर जो हमने डिसीजन लिया है स्कूल्स को स्विच करने का ऑनलाइन मोड पे, उसको फिर से एग्जामिन करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि क्या ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है एक ऑफलाइन स्कूल का ऑनलाइन स्कूलिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस पे देखेंगे। पुअर एयर क्वालिटी जो बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रिवेल कर रही है, इसने हाँ ये हर एज ग्रुप के लिए हार्मफुल है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना कि सिर्फ चिल्ड्रन के लिए। तो अगर आपको सब चीज़ ऑनलाइन स्विच करना है तो लाइक कोविड लॉकडाउन लगा सकते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाए कि हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी आर अ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम द मोमेंट द AQI क्रॉसेज नॉर्मल स्टेज। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी जब 1000 क्रॉस हुआ है AQI का तब जाके पुअर एयर क्वालिटी आई है। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जब नॉर्मल से आगे जाता है तब से ही एयर क्वालिटी डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो चिल्ड्रन जो है शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पुअर एयर क्वालिटी द मोमेंट AQI क्रॉसेज 50। जब AQI 50 क्रॉस करता है तब से ही स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तब से ही उनके लिए वो चीज़ गुड नहीं कंसिडर की जाती है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इन 2024 till now there has not been even a single day with good air quality in Delhi। 2024 में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे दिल्ली में गुड एयर क्वालिटी हो, जहाँ पे AQI गुड कैटेगरी में लाई कर रहा हो। यहाँ पे बताया सिर्फ एक दिन ऐसा था 2023 में। तो इट इज़ नेव टू बिलीव दैट AQI दैट इज मोर देन 400 इज हार्मफुल एंड एनीथिंग बिलो दैट इज नॉट। बताया जा रहा है कि फिर ये तो बहुत ज़्यादा वेग हो गया ये चीज़ बिलीव करना कि अगर AQI 400 के ऊपर है तो हार्मफुल है और उसके नीचे है तो ठीक है, यानी AQI 400 के नीचे भी अगर 50 के ऊपर है तो भी वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक, मोर इम्पॉर्टेंटली मोर चिल्ड्रेन इन दिल्ली और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर लाइकली टू हैव द सेम एयर क्वालिटी इन साइड देयर होम्स। यहाँ पे सही बात बताई जा रही है कि आपने स्कूल बंद कर दिया और ऑनलाइन पे स्विच कर गया, तो क्या घर में जो एयर प्रिवेल कर रही है क्या वो चीज़ डिफरेंट एयर है क्या? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के ऊपर है तो वो स्कूल में भी हजार के ऊपर ही रहेगा और घर में भी सेम एयर ही रहेगा। और ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो कुछ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनके लिए एयर क्वालिटी क्लासरूम में ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे एयर प्यूरीफायर्स लगाए गए हैं। तो आइडिया ऑफ हैविंग ऑनलाइन क्लासेज ड्यू टू AQI पुट्स ऑल चिल्ड्रन एट एन एडिशनल डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग लॉस एंड न्यूट्रिशनल लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमने ऑनलाइन पे स्विच किया है AQI के पुअर AQI के लिए, तो ये चीज़ चिल्ड्रन को डिसएडवांटेजियस साइड पे ही रख रही है, क्योंकि यहाँ पे उनका लर्निंग लॉस भी हो रहा है, न्यूट्रिशनल लॉस भी हो रहा है, उसके साथ साथ कोई भी हेल्थ इंपैक्ट पे इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि उनको घर पे भी उतना ही अफेक्ट होगा ये चीज़ें जितना उन्हें स्कूल में होनी है। ऑनलाइन क्लासेज जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेज जो हैं
रिप्लेसमेंट नहीं है स्कूल बेस्ड लर्निंग का। ये सिर्फ एक बेनिफिशियरीज है, ये जो बेनिफिशियरीज है सिर्फ उनको ही फ़ायदा पहुँचाती, जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए ही ये सिर्फ बेनिफिशियल है, ये चीज़ बताया जा रहा है। तो यंगर चिल्ड्रंस है उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगता है स्क्रीन टाइम का, जो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है, और उनको फोर्स किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, जिससे उनको मोर हार्मफुल बिहेवियर में एक्सपोज किया जा रहा है और एनी पॉसिबल परसीव बेनिफिट से उनको दूर रखा जा रहा है। जो कि 3 साल जो पास्ट 3 ईयर्स गुजरे हैं कोविड पैंडेमिक में, उसमें हम सब ने ये चीज़ समझ लिया है कि स्कूल सिर्फ लर्निंग का प्लेस नहीं है। स्कूल सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ पे हम लाइफ लर्निंग सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन सीखते हैं, और कई एक फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया। अलॉन्ग विद दैट एवरीथिंग वी लर्न इन द स्कूल। फोकस हैज़ टू बी ऑन कीपिंग स्कूल्स फंक्शनल एंड इंश्योरिंग लर्निंग कंटिन्यूटी। फोकस हमारे इस चीज़ पे होना चाहिए कि किस तरीके से स्कूलों को वापस कैरी ऑन कर सके और लर्निंग किस तरीके से हम प्रमोट कर सके। तो ओवरसोल्ड आइडियाज़ ऑफ फेस मास्क, अब यहाँ फेस मास्क के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक कुछ ओवर है, ठीक है। सच अ यूनिफॉर्म एडवाइजरी फॉर ऑल स्कूल्स टू वेयर मास्क नॉट फुली बैक्ड बाई साइंस। जो मास्क पहनने वाला जो कॉन्सेप्ट निकला था कोविड में, इसको पूरी तरह से साइंस बैक नहीं करती। एज फार एज चिल्ड्रंस आर कंसर्न, अगर जहाँ तक चिल्ड्रंस की बात है, इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मास्क वेयर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन हु वेयर यंगर दैन 5 ईयर्स। जो 5 साल से नीचे के बच्चे उनके लिए मास्क कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी रिकमेंड नहीं किया गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं और एम्पेरिकल डेटा भी ये चीज़ें कहती है। तो जो 6 से 11 साल के बीच के बच्चे हैं उनको भी मास्क उनके लिए एडवाइजेबल था, पर मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें बताई जा रही है। तो फेस मास्क जो है चिल्ड्रन के लिए गाइडलाइंस नहीं बन सकते हैं, यानी उनको पहनना ही पहनना है, आप उसको कंपलसरी नहीं कर सकते, और स्कूल को रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम इशूइंग सच एडवाइजरीज विच शुड कम ओनली आफ्टर गाइडेंस फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट्स। और अगर कोई स्कूल अगर किसी प्रकार की एडवाइजरी इशू कर रही है तो उसको प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ गाइडेंस के साथ ही ये चीज़ें करनी चाहिए। अडॉप्ट अ साइंस बेस्ड अप्रोच, अब यहाँ बताया जा रहा है कि साइंस बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। तो कैसे? सबसे पहले स्कूल्स को हम ऑनलाइन स्विच नहीं कर सकते, कितना भी एयर क्वालिटी हो जाए। उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, हमें स्कूल को फंक्शनल रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए लर्निंग कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि एक ऑलरेडी एक यूआई से डिसएडवांटेज हो रहा है इन्वायरमेंटल लेवल पे, उसके साथ साथ हम एजुकेशनल डिसएडवांटेज नहीं बियर कर सकते। तो दिस कुड बी डन विद सम मिटिगेंट्स, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्कूल की एयर क्वालिटी इंप्रूव करें, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं, जहाँ पे यूज ऑफ एयर प्योरीफायर्स हम यूज कर सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ है तो उनके लिए हम स्पेशल फोकस देंगे। जिनको प्री एग्जिस्टिंग रिस्पिरेटरी इश्यूज़ है उनके लिए मास्क हम मैंडेटरी कर देंगे, और स्पेशली उनको पॉल्यूटेड और ओपन स्पेस में नहीं एक्सपोजर देंगे। उसके साथ साथ अगर स्कूल अटेंड करना है तो हमें मास्क की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्कूल इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि स्कूल पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है। आर्ग्यूएबली एयर क्वालिटी इज इन स्कूल सिमिलर टू द होम ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल में एयर क्वालिटी है वही सेम है घर पे। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता कि स्कूल में मास्क, स्कूल डिफरेंट हो जाएगा एयर क्वालिटी कंसेप्ट में घर से, ठीक है। अब इफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वेयर अ मास्क एट होम दे कैन वियर इट एट स्कूल एज वेल। अगर कोई घर पे मास्क पहन रहा है तो स्कूल में पहन सकता है, और अगर स्कूल में नहीं पहन, घर पे नहीं पहन रहा तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है स्कूल में पहनना, कि एयर क्वालिटी दोनों जगह पे तो सिमिलर ही है, ठीक है। उसके साथ साथ देयर इज नो नीड टू रिमेंबर फेस मास्क कैन ऑल्सो हैव ए नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पे हमें पता है कि देयर इज नीड टू रिमेंबर, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फेस मास्क के कुछ अपने भी डिमेरिट्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स जैसे स्किन एलर्जी हो गए और अदर डिस्कम्फर्ट्स हो गए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ये चीज़ बताई गई है। उसके साथ साथ थर्ड नंबर पे क्या करना चाहिए हमें, तो एयर प्योरीफायर्स, मास्क वेयरिंग, एयर प्योरीफायर्स को हमें क्या करना चाहिए, फंक्शनल करना चाहिए, क्योंकि मास्क जो है वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट ऑप्शन नहीं है। स्कूल्स को इंश्योर करना चाहिए क्लासरूम्स जो है वो क्लीन हो, जो डोर्स है विंडोज हो वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो, और मतलब एयर टाइट रूम हो जहाँ पे हम प्रॉपर वे में कोई भी एक्सटर्नल एयर इंट्रूजन ना कर सके, और एक प्रॉपर एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर सके जहाँ पे हम स्कूल्स के अंदर एक गुड एयर क्वालिटी मेंटेन कर सके। ऑनलाइन यहाँ पे बताया जाए ऑनलाइन स्कूलिंग जो है ऑक्सीमोरोन है, यानी एक यूटोपियन है, यानी एक इमेजिनेशन है ऑनलाइन स्कूलिंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता। टीचिंग कभी ऑनलाइन नहीं हो सकती। ऑप्शन ऑफ हाइब्रिड क्लासेस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड कन्वीनियंटली बाय स्कूल। बताया जा रहा है कि हाइब्रिड क्लासेस का जो ऑप्शन है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में प्रमोट नहीं करना चाहिए। स्कूल्स जो ऑफलाइन स्कूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिहेवियरल डेवलपमेंट भी करते हैं जो कि ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं कर सकता, तो इसको एक्टिवली डिस्करेज करना चाहिए और टीचिंग को फिजिकल मोड में ही प्रमोट करना चाहिए पेरेंट्स के साथ मिलकर, ठीक है। जो मैनेजमेंट है हर स्कूल में उनको इंश्योर करना होगा कि इनोवेटिव अप्रोचेज वो डिवाइस कर सके, जिससे लर्निंग मोबाइल के थ्रू ना हो सके, कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ना हो सके, और ये स्कूलिंग और लर्निंग को हम क्या कर सके, ऑफलाइन प्रमोट कर सके, ठीक है। हैविंग फिफ्थ जो है पुअर एयर क्वालिटी हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमें अपने रेस्पिरेटरी कंडीशंस का और ध्यान रखना और
बेटर हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना है। हैविंग अ रूटीन चेकअप, हमें रूटीन चेकअप करना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलर फॉलोअप टेस्ट विजिट, जो हमें हमें अपने बेसिकली रिस्पिरेटरी हेल्थ का ध्यान रखना होगा ऐसे पुअर एयर क्वालिटी वाले एरियाज़ में। उसके साथ साथ हमें जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है, मीजल्स हो गए, न्यूमोकोकल डिजीजेज हो गए या फिर HIV हो गया, ये सारी चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रख के ही प्रॉपर वे में अपने लाइफ को कैरी ऑन करना पड़ेगा। यानी हमें इन सब के साथ जीना सीखना होगा, खुद को रिजिलियंट बनाकर। ठीक है, अब पॉलिसी जो होना चाहिए यहाँ पे पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, लास्टली ये कहा जा रहा है। तो एयर क्वालिटी और स्कूल फंक्शनिंग जो है, इन दोनों के लिए एक न्यूएंस्ड अप्रोच चाहिए, एक न्यू अप्रोच चाहिए। जहाँ पे इंडिया हैड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्लोजर्स ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक्स। कोविड-19 में सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे थे, तो हमें उस मिस्टेक से सीखना चाहिए कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो ऑफलाइन स्कूल्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी समझनी हो कि स्कूल जो है पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है, ये हम फार ग्रेटर लॉस पे हैं अगर स्कूल बंद करते हैं तो, क्योंकि वहाँ से हम लर्निंग लॉस भी हो रहा है और एक हमारे चाइल्ड का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का, उसको भी हम लूजर साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ नेल्सन मंडेला ने कहा था कि देयर कैन बी नो कीनर रिवेलेशन ऑफ ए सोसाइटी सोल दैन द वे इन विच इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। यहाँ बताया जा रहा है कि सोसाइटी के सोल को हम उस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से सोसाइटी किसी बच्चे को ट्रीट करती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर, चिल्ड्रंस को हमें प्रिजर्व करना होगा, उनके माइंडसेट को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से, और कैरी ऑन करना पड़ेगा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो है हमारे चैलेंजेस, उनके साथ ही हमें हेड ऑन चैलेंजेस को हेड ऑन फाइट करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे हमने सारे ड्रॉबैक्स देख लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, किस तरीके से हमें स्कूलिंग पे ध्यान देना है, क्या स्कूल के इंपॉर्टेंस रहते हैं स्कूलिंग एजुकेशन के, और किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे कन्वेंशनल स्कूलिंग है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये चीज़ हमने देख लिया। इसी के साथ नवंबर मंथ का हमारा प्रॉपर एडिटोरियल एनालिसिस खत्म होता है, लास्ट वीक का भी। सो आप इसके साथ जुड़े रहें एंड फर्दर कीप प्रैक्टिसिंग, कीप आंसर राइटिंग, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एडिटोरियल्स को भी पढ़ते रहे, जिससे आपके लैंग्वेज की क्वालिटी इन्हांस होगी और इसके साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे दिसंबर के एडिटोरियल्स के एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।